Hello students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो 11th आपके लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था सेल एंड जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। लास्ट लेक्चर में हमने अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सेल के पार्ट्स के बारे में आपको बताया था और आपसे कहा था कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने एक फ्लोचार्ट ड्रॉ किया था जहां पर सेल के आपने कंपोनेंट्स को देखा था, जहां पर सेल के पार्ट्स हुआ करते थे, जहां आपने मुलाकात करी थी cell wall, cell membranes and that side protoplasm से, and the combination of protoplasm and the combination of cytoplasm and nucleus is known as protoplasm। जो मैंने बताया कुछ एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कुछ इनएक्टिव पार्टिकल्स के बारे में बातें हुई थी। हमने आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के एक बेसिक डिफरेंस को बताया और उस डिफरेंस के बाद आज का हमारा वीडियो, हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ डेप्थ में जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। मींस प्रो का मैंने मतलब बताया था, आपको याद होगा, प्रो मींस प्रिमिटिव। आज जो बात होगी वो प्रिमिटिव सेल्स की बात होगी, जो हजारों लाखों साल पहले और पुरानी सबसे पहली सेल्स हुआ करती थी। आज उन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पे आरटी एकेडमी पे। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल। तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल हुआ करती थी जिन सेल्स में न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, न्यूक्लियस तो नहीं था बट उनमें उनका डीएनए मौजूद होता था और इस रीजन को हमने नेम दिया था, वो नेम था हमारा न्यूक्लियाइड। वो रीजन था न्यूक्लियाइड। ये तो है ही है हमारा डीएनए, लेकिन इस डीएनए के आसपास का इलाका थोड़ा सा एक क्लियरली जोन बनाता है, जिसे हमने न्यूक्लियोइड नेम दिया। आज इसी डीएनए के सराउंडिंग एनवेलप ना होने के कारण हम इसे प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखते हैं। मींस वो सारी सेल जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, वो हमारे प्रोकैरियोट्स होंगे। तो प्रोकैरियोट्स की एक खास बात कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कई तरीके से लिखा जा सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। अब सवाल उठ रहा होगा, सर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या चीज है? तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। जिनके भी बाहर एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, वो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल मिलता है जिसके मेम्ब्रेन सराउंडिंग नहीं पाई जाती है, और उस सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम केवल प्रेजेंट होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, अदरवाइज हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। तो ये चीज याद रख करके आप प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से डिफर कर सकते हैं। फिर तो बहुत डिफरेंसेस हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में,
वो डिफरेंस आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के एब्सेंट से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, अपने एनसीईआरटी के टॉपिक की बात करें तो देखिए साफ साफ देता है दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल। आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के आपके पास बैक्टीरिया मौजूद है, साइनोबैक्टीरिया मौजूद है। बेसिकली ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनको एक दूसरा नाम दिया जाता था पहले, ये पहले एल्गी के नाम से फेमस थी। कौन सी एल्गी के नाम से फेमस थी? तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से फेमस थी, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन इन एल्गीज का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक था, इसलिए इनको एक नई कैटेगरी दी गई और वो दी गई कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया। एक नई कैटेगरी प्रोवाइड कराई गई हमारे इन ब्लू ग्रीन एल्गी। बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है। एंड केवल डेप्थ स्ट्रक्चर नहीं बताया मैंने आपको उस जगह पे, बिकॉज वो वहां का टॉपिक नहीं था। तो यहां पर उस डेप्थ स्ट्रक्चर को मैं क्लियर करूंगा कि आखिर क्या एनाटॉमी होती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया मींस प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम में कभी भी टीचर आपको लिख कर देता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो घबराने की बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotes. Generally smaller होंगे मेरे भाई, यूकैरियोटिक का अपना एक अलग कैटेगरी है। तो जनरली ये स्मॉलर साइज के होते हैं एंड रैपिडली डिवीजन करते हैं। इनकी सेल छोटी है, एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म बेचारे बड़े आसानी से ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? Bacteria have 4 basic shapes. Bacillus means rod-like structure, coccus spherical structure, vibrio comma-shaped structure, spirulum spiral shaped structure। तो आप देखेंगे ये जो रॉड लाइक आपको बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप इन सब में से देखेंगे तो रॉड लाइक बैक्टीरिया आपने ये दिखाई पड़ रहा है। और जो ये रॉड लाइक बैक्टीरिया आप देखते हैं इनको रखा जाता है बैसिलस कैटेगरी में। तो बी से बैसिलस समझे, बी से बैम्बू समझे, बैसिलस एंड बैम्बू। तो बैम्बू भी रॉड शेप्ड ही होता है, मैंने उससे रिलेट किया है। बैसिलस का मीन ये नहीं होता है, मैंने बी से कोरिलेट किया, बी फॉर बैसिलस, बी फॉर बैम्बू। और बैम्बू होता है हमारा रॉड शेप, इसलिए ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। कॉकस, कॉकस में देखिए ओ आ रहा है और ओ हमें बताता है किसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को। स्फेरिकल का मतलब बोले तो सर्कुलर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर दे रहा है, इसी को हमने क्या बोला, कॉकस बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होगा। विब्रियो, विब्रियो मींस कॉमा शेप। अब अगर बैक्टीरिया आपको कुछ कॉमा शेप में दिखाई पड़ते हैं, ये देखिए कॉमा शेप है बैक्टीरिया का, ये ओरिजिनल पिक्स है बैक्टीरिया की, कोई ग्राफ डायरेक्ट नहीं है, एक ओरिजिनल पिक है ली गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ये जो आप कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया देखते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं। एंड लास्ट में स्पाइरुलम, जब स्पाइरल, देखिए बैक्टीरिया कुछ स्पाइरल दिखाई पड़ रहा है आपको, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, अगर स्पाइरल है तो ये बन गया स्पाइरुलम। ये स्पाइरुलम बैक्टीरिया होगा जो स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स हैं, तो 4 शेप्स से आपने याद रखना है। अब आती है बात जो हमारे लिए मेन है। अभी इसके तक पहले में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, अब मेन बात आती है कि आखिर एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ सेल, अब हम बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ सेल मीन एक प्रोकैरियोटिक सेल के बॉडी में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया की बॉडी में 7 टाइप के कंपोनेंट्स मिलेंगे। पहला कंपोनेंट सेल एनवेलप, यानी
जब आप बैक्टीरिया को डिफाइन करने जा रहे हैं, और अगर बैक्टीरिया को आप डिफाइन करते हैं तो बैक्टीरिया को डिफाइन करेंगे उसके इन कंपोनेंट से, और इन कंपोनेंट्स के पॉइंट बारे में अगर आपने 2 पॉइंट्स भी राइट कर दिए ना तो आपका एक लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विथ लेबल डायग्राम, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है अगर इन सातों कंपोनेंट के बारे में ओनली 2 पॉइंट्स आप राइट करें। चलिए मैं आपको एक कंपोनेंट अपने स्टाइल में बता सकता हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब भी किसी डायग्राम को आप एक्सप्लेन करें तो आउटर टू इंटीरियर चलिए, बाहर से अंदर की तरफ चलिए। तो बाहर से अंदर तक जाएंगे तो सबसे पहला जो आपको टच मिलेगा वो टच मिलता है सेल एनवेलप का। अब इस सेल एनवेलप मतलब आपकी सेल वॉल भी आ जाएगी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती ही है, एंड उसी में सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया एक एक्स्ट्रा लेयर रखते हैं, उसे कैप्सूल कहते हैं। एक्स्ट्रा यानी सबसे पहला कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप से। तो सेल एनवेलप बाउंड्री है हमारे सेल की, आउटर मोस्ट जो लेयर जाएगी वो लेयर हमारी होगी क्या, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आपको मिलेगी ग्रीन कलर से दिख रही जो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। कहाँ गया मेरा मेम्ब्रेन, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सेकंड लेयर ग्रीन से दिख रही है। लेकिन कह रहा है कुछ और बैक्टीरिया जिनमें एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है, जो आप ऑरेंज कलर की एक्स्ट्रा लेयर देख रहे हैं, इस एक्स्ट्रा लेयर को कैप्सूल कहते हैं। तो ये तीनों चीज इंक्लूड हो जाते हैं हमारे सेल एनवेलप में। सेकंड थिंग आती है आपकी मीजोसोम। तो मीजोसोम के बारे में आपको लेके चलता हूँ, पहले सेल एनवेलप को और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सेल एनवेलप से क्वेश्चन हमारे नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नीट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है जो मैं आपको 2-3 पेजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। नीट और एकेडमिक दोनों के लिए है, बिकॉज आप में बोर्ड एग्जाम तो है नहीं 11th में, इसलिए उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन हाँ, नीट के लिए क्वेश्चन कुछ निकाले गए हैं जिनके लिए मैंने 2-4 प्रेजेंटेशन रखी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात कहता है कि इट इज अ केमिकल। सेल एनवेलप की बात कर रहा है कि जितना भी सेल एनवेलप है, यानी आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, कैप्सूल है, कह रहा है इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। टाइटली मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें सबसे पहला था ग्लाइकोकैलिक्स, यही ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल को बनाएगा, यही ग्लाइकोकैलिक्स आपकी कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। सेकंड सेल वॉल है, एंड थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही है जैसे मैंने कल आपसे बताया था, लिपिड एंड प्रोटीन का कंपोजिशन है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन का जो हमारा कंपोजिशन है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल में थोड़ा सा यहाँ केमिकली कुछ डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल एनवेलप क्या चीज है, तो पहला कंपोनेंट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोकैलिक्स केमिकल, जिसे हम कैप्सूल भी कहेंगे। दूसरा हमारा सेल वाला, थर्ड हमारा चलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स पे क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर, इट इज कंपोजिशन एंड थिक वेरी डिफरेंट बैक्टीरिया, इट मे बी स्लाइम लेयर। देखिए अब यहाँ पर 2 चीज आती हैं, कुछ बैक्टीरिया स्लाइम लेयर में आता है, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल क्या है। तो इट मे बी अ स्लाइम लेयर। कब स्लाइम लेयर बोलेंगे, लूज सीट होती है, बहुत लूज सीट होगी तो आप इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। यदि बहुत टाइटली बाउंड होगा, थिक होगा तो आप इसे कैप्सूल कहेंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज अरेंज होगा, लूज लेयर होगा, एंड जब यही बहुत थिक होगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम कैप्सूल कहेंगे। क्लियर। सेल वॉल, सेल वॉल पे देखिए क्या क्वेश्चन है, मिडिल लेयर होती है, सिंपल सी टॉपिक है, इट गिव्स शेप टू द एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, बस्ट ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर सेल वॉल में सेलुलोज की जगह कुछ केमिकल मिलता है, जैसे ग्लाइकोकॉन, एन पेप्टाइडो ग्लाइकॉन केमिकल है, ये प्रोटीन से बने हुए एंड आपके कार्बोहाइड्रेट से बने हुए केमिकल्स हैं, एंड पेप्टाइडो ग्लाइकोकॉन, है ना। ये सारी चीजें इस सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अगले हम अगर बात करेंगे तो सेल वॉल के आगे हम सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे।
सेल मेम्ब्रेन एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, वैसे यहाँ पर भी प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड की बनी हुई है। इसलिए शायद ये माना जाता है कि अगर हम यूकेरियोटिक तो हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी मिल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में भी मिल रही है, जो हम दोनों में एक सिमिलरिटी को शो करता है। हमारी और इनकी सेल में एक रिलेशन शो करता है, जो बताता है कि हम सबसे पहले जो हमारी सेल्स थी वो ऐसे ही हुआ करती थी। लाखों साल की जर्नी के बाद, इवोल्यूशन के बाद इन सेल्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, न्यूक्लियस आ गया, सेल ऑर्गेनल्स आ गए और इस तरीके से यूकेरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इनकी सबकी हमने बात करी आपसे। अब देखिए, आपको हम एक टॉपिक पे लेके चलते हैं। अगर मैं आपको उसी पेज पे लेके चलूं जहाँ पे मैंने आपको 7 पार्ट्स बताए थे, तो आप ये पेज देखेंगे। सबसे पहले सेल एनवेलप को हमने डिफाइन किया कि सेल एनवेलप क्या है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे मीसोसोम, एक इसी को क्रोमैटोफोर्स भी कहा जाता है। देखिए मीसोसोम क्या है कि जो हमारी बैक्टीरियल वॉल होती है, इस बैक्टीरियल वॉल, ये हमारी बैक्टीरियल वॉल है, एंड इस बैक्टीरियल वॉल पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पर इमेजिनेट करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होती है, ऐसे स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर, जो आउटग्रोथिंग आप देखते हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं मीसोसोम। सेकेंड कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमने कंपोनेंट की बात करी, वो कंपोनेंट था हमारा सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। एंड नेक्स्ट हमने कंपोनेंट की बात करी सेल के बाद, सेकंड कंपोनेंट मीसोसोम। एक कंपोनेंट को अच्छे से रन करते हैं, बस ये समझ में आ जाएगी। सबके 2 पॉइंट्स डन करने। एनवेलप का हम समझ ही गए थे, ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कहीं कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है। इन्वेजिनेट का मतलब अंदर की तरफ धस जाना। आप एक बलून ले, उस बलून को अंदर की तरफ उंगली से प्रेस करें तो अंदर जो आउटग्रोथ बना रहे हैं वो हो गया हमारा मीसोसोम। इस मीसोसोम का फंक्शन क्या? सबसे पहला फंक्शन होता है मीसोसोम का कि ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में हेल्प करेगा बैक्टीरिया के। सेल डिवीजन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया 1 से 2 हो जाता है तो वो सेल डिवीजन भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करके अपने नंबर को बढ़ाता है। तो वहां पर मीसोसोम का एक अच्छा रोल प्ले करता है सेल को डिवाइड करने में, क्योंकि यही मीसोसोम ही क्या करता है बेटा, यही मीसोसोम हमारे डीएनए को होल्ड करके अलग अलग सेल्स में पहुंचाता है। सेकेंड जो फंक्शन हमारा है, वो सेकेंड फंक्शन हमारा है रेस्पायरेशन। यहां पर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे इस बैक्टीरिया को रेस्पायरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मीसोसोम पे ये 2 पॉइंट आपने लर्न करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। हमने 2 कंपोनेंट फिनिश किए, सेल एनवेलप फिनिश किया, हमने मीसोसोम एंड क्रोमैटोफोर्स। इसलिए कहते हैं बेटा, जब यहाँ पर कभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मतलब जिन पिगमेंट्स, जैसे एक नॉर्मल ग्रीन प्लांट होता है तो आप कहते हो सर यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल से क्या होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस से अपना फूड बनाता है। सेम एज अगर इसी जो आप देख रहे हैं मीसोसोम पे, यहीं पे अगर कलरफुल पिगमेंट पाए जाते हैं, या ग्रीन पिगमेंट पाया जाए, कलरफुल पिगमेंट पाया जाए, तो इसी को हमने बोल दिया क्रोमैटोफोर्स। अब यहीं पर हम पॉइंट देंगे, भाई ये क्या है, ये हमारे क्रोमैटोफोर्स, इन्हीं को हमने क्रोमैटोफोर्स नेम दे दिया, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट की तरफ चलेंगे तो हम बोलेंगे न्यूक्लियाइड। जैसे कि मैंने आपसे भी बोला ही था पीछे कि हमारा जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, ये डीएनए किसी न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं होता है। एंड बैक्टीरिया जो डीएनए होता है, उस डीएनए का जो नेचर होता है बेटा, वो नेचर होता है नेगेटिव। तो बैक्टीरिया के सेंटर पार्ट पे पॉजिटिव प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और उन पॉजिटिव प्रोटीन्स के कारण जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो सेंटर पे चला जाता है और वो एक जोन बन जाता है। उस जोन को नाम दे देते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड वो जगह है जहां पे डीएनए मौजूद होता है, जैसे हम लोगों में न्यूक्लियस है
है, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। तो आपसे हो सकता है नीट में पूछा चला जाए क्वेश्चन की नेम द स्ट्रक्चर व्हिच इज सिमिलर एज न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स, देन योर आंसर इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो जवाब होगा, क्योंकि न्यूक्लियोइड एक जोन बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोटीन्स के कारण, जिस कारण हमारा डीएनए स्टे करता है बैक्टीरिया के सेंट्रल पार्ट। ये हमारा पार्ट है न्यूक्लियोइड। एक टॉपिक आपको दे रहा हूं, पहला सेल डेवलप की बात हुई, दूसरा मेसोसोम, थर्ड हमने न्यूक्लियोइड पे चर्चा करी, एंड फोर्थ आते हैं फ्लैजेला पे। चलिए आज ये फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी, इनको एक साथ निपटा देते हैं। फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी। फ्लैजेला क्या है? हर बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है, कुछ ही बैक्टीरिया में ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो मोटाइल होते हैं बैक्टीरिया। ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे किसी की चुटिया निकली हो, एक वैसा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं फ्लैजेला। ये हमारा हो गया फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के फंक्शन की बात आप करेंगे तो आप लिखेंगे इट इज अ प्रोवाइड मोटेलिटी। ये एक बैक्टीरिया को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ये अपना लोकोमोशन करता है। ये तो फ्लैजेला हो गया। अब बैक्टीरिया के बॉडी पे कुछ हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर लगभग आप हमेशा टीवी पे ऐड देखते हैं तो बैक्टीरिया ऐसे ही दिखाया जाता है, हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। तो जो ये हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, इसी को हम पिलाई कहते हैं। मोस्ट कॉमन टर्म पिलाई ही है, फिम्बरी भी कहीं जगह कहा जाता है, लेकिन आप पिलाई पे देखिए, पिलाई सबसे ज्यादा कॉमन टर्म है। पिलाई क्या करता है बेटा? ये कॉन्जुगेशन करने में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन, ये जो पेज मैं कर रहा हूँ, इस पेज को अच्छे से पॉज करके देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हर एक सेल, हर एक पार्ट को दिखा रहा हूँ अलग से, और उसके फंक्शन को वहाँ राइट कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में कुछ करने में प्रॉब्लम ना हो। नोट्स आपके यहीं से कॉपी करके बना लेने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पिलाई कर क्या रहा है? पिलाई कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन क्या है? जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं, एक बैक्टीरिया ये भाई साहब है, एक बैक्टीरिया ये भाई साहब, ये दोनों बैक्टीरिया जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो जिस स्ट्रक्चर से अटैच होंगे वो स्ट्रक्चर पिलाई होता है। इसी पिलाई के थ्रू ये एक दूसरे के साथ अटैच करके कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब दो लोगों का एक होना, कॉन्जुगेट करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यही पिलाई के थ्रू ये रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे हमारे पिलाई। फ्लैजेला इससे बड़े होते हैं, और फ्लैजेला का फंक्शन होता है एक बैक्टीरिया को मोटिलिटी देना, बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करना। चलिए ये भी भाई साहब पॉइंट निपट गया। अब आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम्स क्या है? तो बेटा राइबोसोम्स चाहे हम में हो और चाहे बैक्टीरिया में हो, यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में पाया जाता है, आप में और इस छोटे से बैक्टीरिया में भी। ये है हमारा राइबोसोम। अब सवाल उठती, सर ये तो आपने बता दिया कि राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, और ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इस पे कोई मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन सर आपने तो फंक्शन बताया ही नहीं। तो देखिए राइबोसोम के बारे में बात करेंगे डियर, तो दो तरीके के धरती पे राइबोसोम पाए जाते हैं। एक को कैटेगरी दिया गया है 70S और एक को कैटेगरी दिया है 80S में। मेजर क्लासिफिकेशन राइबोसोम का ये 70-80S है क्या? तो ये मैं आपको जब राइबोसोम पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने इनको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू अलग किया था, सेपरेट किया था, इसलिए 70S एंड 80S बन जाता है यहाँ पर। तो 70S टाइप का राइबोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है, 70S। एक चीज आप याद रखेंगे जो आगे जाके कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि 70S बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि भाई दो टाइप के राइबोसोम थे, 70S था, 80S था। 70S छोटा है, 80 बड़ा है, ये डिजिट 70 छोटी है, 80 बड़ी है, सिंपल सी बात है, डिजिट छोटी सेल छोटा, डिजिट बड़ी सेल बड़ी। तो प्रोकैरियोट तो इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल तो छोटे ही हैं, इसलिए छोटे से याद रखना है, वहां 70S रखना है।
जो सेल बड़ी है उसको 80s करके रखना है। क्लियर? तो 70s एंड 80s। तो यहाँ पर जो राइबोसोम दिख रहे हैं आपको, ये 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम चाहे जो भी हो, इनका एक काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है इनको। अब आती बात, सर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर ही क्यों रहे हैं, क्या करना है प्रोटीन के फॉर्मेशन से? तो ये प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी कैरेक्टर आपका डिफाइन करता है एंजाइम या हार्मोन्स, और वही एंजाइम हार्मोन्स को बनाने वाले होते हैं प्रोटीन। वो प्रोटीन होती है आरएनए बनाता है, आरएनए को डीएनए बनाता है। तो यहाँ पर 70s हेल्प करता है उस प्रोटीन के फॉर्मेशन में, जो प्रोटीन एक बैक्टीरिया को कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, एक बैक्टीरिया को कैरेक्टर देगा। 7 कंपोनेंट्स में 6 कंपोनेंट्स को हमने निपटा डाला। एक एक कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा, अभी मैं रिवाइज कराऊंगा एक बार डिस्क्रिप्शन के पूरे कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम जो यहाँ पाया जा रहा है 70s टाइप का राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोट सेल में पाया जाएगा। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। एंड नाउ लास्ट आता है इंक्लूजिंग जो बॉडीज क्या होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? तो इंक्लूजन बॉडीज का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि जब सेल के कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में 2 चीजें थी बेटा। वन थिंग इज एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, याद है सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। एंड सेकंड थिंग इज इनएक्टिव पार्टिकल्स। इनएक्टिव पार्टिकल्स यानी कि जिनका कोई फंक्शन नहीं था, बस वो पाए जा रहे थे। तो बैक्टीरिया में ऐसे इनएक्टिव पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, मैं उनको अलग ही उससे बनाता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी इंक्लूजिंग बॉडी में बात कर रहे हैं। हमारा लास्ट कंपोनेंट इंक्लूजिंग बॉडीज। तो इंक्लूजिंग बॉडीज में हमारे मिलेंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स मिल सकते हैं, ग्लाइकोजन के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, सम अदर फोटोक्रोमैटिक पिगमेंट्स हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं। छोटे छोटे कभी कभी वैक्यूल्स भी मिल जाते हैं। ये जितनी चीजें थी वो इंक्लूजिंग बॉडीज पे, यानी हमारा 7th कंपोनेंट था हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। मैंने यहाँ पर आपको 7 के 7 कंपोनेंट के बारे में बताया। जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। पहला कंपोनेंट था आपका सेल एनवेलप। उस सेल एनवेलप, जो पहला कंपोनेंट था सेल एनवेलप, उस सेल एनवेलप में आपने जाना था एक कैप्सूल लेयर के बारे में, यानी ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, जहां पे स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल आपने देखा था कि जब लूजली अटैच होते हैं तो वो स्लाइम लेयर होती है, डेंस पैक्ड होते हैं तो उसी को कैप्सूल कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। पार्ट किसका है? सेल एनवेलप का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आपने सेल वॉल को जाना था। सेकंड जो आपका पार्ट होता है वो सेल वॉल। एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसी से बनता है क्या? मेसोसोम। सेकंड इन हमारा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट सेल एनवेलप, सेकंड कंपोनेंट मेसोसोम, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन के थ्रू बना था। मेसोसोम का फंक्शन सेल डिवीजन एंड रेस्पिरेशन से रिलेटेड था। एंड इनके बाद हम पहुंचे तो हमारे तीसरे कंपोनेंट के पास जो था हमारा क्या? सेल में न्यूक्लियोइड। तीसरा हमारा था न्यूक्लियोइड। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा जो डीएनए है, ये डीएनए एक नेगेटिव प्रोटीन्स के कारण नेगेटिव चार्ज रखता है अपने ऊपर, और सेंटर पे पॉजिटिव प्रोटीन्स होती है, जिस कारण ये सेंटर पार्ट पे अरेंज हो जाता है और वो जोन अलग ही दिखाई पड़ता है, और उस जोन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके बाद देखिए हम पहुंचे न्यूक्लियोइड को खत्म करने के बाद हम पहुंचे फ्लैजेला के पास। तो फ्लैजेला आपका 4th पार्ट था, और आपने 4th पार्ट में फ्लैजेला देखा कि क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिससे गाड़ी क्या करते हैं? लोकोमोट करते हैं। फ्लैजेला के बाद हम अपने फ्लैजेला एंड पिलाई तो हो गया था हमारा 4th पे। अब आगे देखिए 5th पे क्या था हमारा? 5th पिलाई एंड फिम्ब्री था। तो पिलाई और फिम्ब्री अप्रोक्सीमेटली एक ही होता है। ये हमारा 5th पार्ट था, और इस पिलाई या फिम्ब्री का काम था कि कॉन्जुगेशन, यानी कि जब दो बैक्टीरिया का मिलन हो रहा होता है, दो बैक्टीरिया
रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उनकी बॉडी अटैच होती है। तो जिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बॉडी अटैच होती है उसे हम पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। एंड सिक्स्थ स्ट्रक्चर पे पहुंचे थे हम अपने राइबोसोम जी के पास, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से फेमस होती हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करना। प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करने की बात आ गई तो मैंने आपको बताया था जो राइबोसोम होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका राइबोसोम 70S राइबोसोम है एंड अनदर वन इज 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम मैंने बोला था डिजिट छोटी है, सेल छोटी है, यानी 70S प्रोकैरियोट्स में, 80S यूकैरियोट्स में। काम क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। क्यों प्रोटीन बना रहे हैं भाई? अरे प्रोटीन का फॉर्मेशन इसलिए किया जा रहा है साहब क्योंकि प्रोटीन नहीं बनेगी तो ना एंजाइम बनेंगे ना हार्मोन्स बनेंगे। ना प्रोटीन बनेंगे तो एंजाइम हार्मोन्स नहीं बनेंगे और कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी प्रोटीन का बड़ा रोल है। इसको रेस्पिरेशन करना है तो प्रोटीन चाहिए, बिकॉज एंजाइम चाहिए। विदाउट एंजाइम तो कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हम पहुंचे अपने लास्ट हीरो के पास, वो थे इंक्लूजिंग बॉडीज, यानी हमारे बैक्टीरिया में कुछ ऐसे इंक्लूजिंग बॉडीज हैं जिनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हाँ वो उनका रिजर्व फूड मटेरियल हो सकता है, वो उनके मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं। वो ऐसे इंक्लूजिंग बॉडीज में ड्रॉपलेट्स हो गया, ग्लाइकोजन के ड्रॉपलेट्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, थोड़े मोटे वैक्यूल्स हो गए, फूड वैक्यूल्स हो गई। ये एक तरीके के उनके इंक्लूजिंग बॉडीज थी। एंड इस तरीके से एक प्रोकैरियोटिक सेल फिनिश होती है और इसका क्लासिफिकेशन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आर्की बैक्टीरिया से आपने मुलाकात की थी, मेथनोजेन, थर्मोसिडोफिल्स, है ना। तो वो इसके बाद वही चीजें बस वहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम सीख रहे होते हैं तो इतने सारे कंपोनेंट को याद रखना थोड़ा सा हेक्टिक कर देता है, इसलिए इस चीज को यहाँ पे बताया जाता है। बाकी सब कुछ वही है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आप पढ़ चुके हैं, ऑटोट्रोपिक मोड के बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी पढ़ चुके हैं। क्रिश्चियन ग्राम ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद हो गया होगा आपको, क्रिस्टल वायलेट से जब उसको पिगमेंटेशन किया तो कुछ बैक्टीरिया कलरफुल रह गए थे, कुछ ने स्टेन छोड़ दिया था, तो उसके बिहाफ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। तो ये तो हमारी रही बात आज की कि आखिर हमारे जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसे हमने इसको डिस्क्राइब किया, कैसे एक हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के कितने कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको टारगेट बताता हूँ इस प्रोकैरियोटिक सेल को लर्न करने के लिए, आपने डायग्राम तो देखा है मैंने कैसे बनाया, डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले इन 7 जो भी उसके पार्ट हैं बॉडी के, इनके पार्ट्स को लर्न कर डालिए। 7 जब आप इनके पार्ट्स को लर्न कर लेंगे देन आपके पास एक फीडबैक रहता है कि आप इस बैक्टीरिया को इसी हेडिंग पे घुमाना है। अब फंक्शन तो आपने एक पता ही है, तो अच्छी खासी थ्योरी आपकी तैयार होती है इन 7 पॉइंट्स में। 7 पॉइंट्स में अच्छी खासी थ्योरी तैयार हो जाएगी विद डायग्राम, एक लॉन्ग आंसर आपका प्रिपेयर होता है। मैंने बताया नीट के लिए जो क्वेश्चन पूछा आता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा इसके सेल एनवेलप से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था एक एन पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बारे में, ये केमिकल्स पूछ सकता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में कौन सा एक्स्ट्रा केमिकल मौजूद होता है, या क्या स्लाइम और कैप्सूल में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वहाँ पर बताया। तो अपने इस अंतिम पड़ाव पे आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लेक्चर्स को, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन लेक्चर्स को लाइक करते चलें एंड सब्सक्राइब तो किया ही आपने, लाइक शेयर करते चलें, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने लेक्चर्स में करें। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जो बेस्ड होगा हमारी यूकैरियोटिक सेल पे और उससे जुड़े हुए छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।